देखिए एसएसटी का VVI सब्जेक्टिव प्रश्न आज का जो कल पेपर में आने वाला है वो प्रश्न आज मैं कराने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न, विनया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? कमेंट में आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विजयी राष्ट्रों ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीति व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त कर उसकी पुनर्स्थापना करना था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिख ने की। वियना की संधि द्वारा यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। यूरोपीय कंसर्ट की भी स्थापना की गई। मेटरनिख व्यवस्था के अनुसार यूरोप में पुरातन व्यवस्था पुनः स्थापित की गई। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। क्या लगा आपको 100 नंबर? नहीं, ये टॉपर की कॉपी में लेके आया हूँ। टॉपर जो लिखता है ना उसका, बिहार बोर्ड से लिख लीजिए, ऐसा ही लिखना होता है परीक्षा में भी। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। शीत युद्ध की व्याख्या प्रायः यह की जाती है कि यह दो विरोधी विचारधाराओं तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष है। इसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन राजनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रुता की भावना रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों द्वारा एक दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक ऐसी कला है जिसमें प्रत्येक विषय पर गुटीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। यह शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध न होकर यह एक प्रकार का वाकई युद्ध है। विश्व राजनीति में 1945 ईस्वी में अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा शुरू हुआ शीत युद्ध 1991 ईस्वी में सोवियत रूस के विघटन के साथ समाप्त हुआ। समझे? इतना ही लिखना है। आप लोग कृपया चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है, आप लोग को ऐसा ही लग रहा है ना? कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। और फिर इसका नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव आएगा जो 6 बजे में आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। चैनल नेम ये है, देख लीजिए, ये है। फिर नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का क्वेश्चन ये, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो परीक्षा में ऐसे लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने हेतु 1919 के भारत अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद आयोग नियुक्त किया जाएगा। यह आयोग अधिनियम में परिवर्तन पर विचार करेगा। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन बना, जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया।
उसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। फलतः 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और जनता पुनः संघर्ष के लिए तैयार हो गई। बस इतना में ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। समझे कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, मतलब क्या अभिप्राय है, ऐसे भी आ सकता है। कृपया आप लोग समझिए और देखिए कैसे आंसर लिखते हैं इसका। उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली थी जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा तैयार किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना। ये देश कच्चे माल के प्रमुख स्रोत व महत्वपूर्ण बाजार थे। उपनिवेशवाद गुलामी, आर्थिक, सामाजिक और शोषण, इतना था वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन VVI है ये भी। न्यू डील क्या है? न्यू डील सारा क्वेश्चन मैं VVI छांट के लाया हूँ। VVI SST का कल जो आएगा परीक्षा में, वो कौन कौन सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट का मैं लाया हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और एक क्या है, सिविक्स है। हाँ तो वही मैं से लाया हूँ। और इसका कृपया आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस पे शाम को 6 बजे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अपलोड होगा। क्वेश्चन और आंसर दोनों होगा। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन पर ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि जो वीडियो में डालूँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। न्यू डील जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया। इसके प्रवर्तक अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। जिसने विश्वव्यापी मंदी से लड़ने के लिए अमेरिका में इसे लागू किया था। फिर नेक्स्ट VVI देखिए क्या है। वाह आंदोलन विवेक न करे, ये भी आता है। VVI है देख लो, नहीं तो बाद में मत कहना जो नहीं बताए थे। अभी बता दे रहा हूँ, बहुत टाइम है, अखनी से पढ़ लीजिएगा। सारा VVI है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखिए। जिनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कला की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की मुख्य भूमिका भी हुआ आंदोलन के काफ़ी आक्रामक हो जाने पर न्यो दिन दियम ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इसे दबाया। फिर नेक्स्ट देखिए। रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा? ये भी VVI है। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लाया हूँ, हर सब्जेक्ट का लाया हूँ। जैसे एग्जाम में पूछाया था ना, उतने क्वेश्चन है, सेम टू सेम उतना ही, बेसी नहीं, हर सब्जेक्ट का इतना ही आपको बना के भी आना है वहाँ से। तो देखिए उत्तर में कैसे लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरी
मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन को नया मोड़ मिला। मार्क्स हेगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र एनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजेल्स से हुई, जिनसे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपर्युक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। यह है ना, बाइबिल कहा जाता है। पूछेगा ऑब्जेक्ट में समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। पूछेगा कार्ल मार्क्स को किसका बाइबिल कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है। पूछेगा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसकी है या किसने प्रकाशित की, तो कार्ल मार्क्स ने। कितना ईस्वी में था? 1867 ईस्वी में बोलिएगा बस। फिर देखिए, कहा जाता है मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था, जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद पर, निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। इस तरह रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद की विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा। बस इतना लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1919 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया और खड़ा तथा अहमदाबाद में कृषक और श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व कर अपनी पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कांग्रेस, होम रूल और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ संबंध स्थापित किए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों और रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे आंदोलनों के माध्यम से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। समझे? इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कृपया आप लोग कमेंट कीजिए, पीडीएफ करके कमेंट कीजिए, हम भेज देंगे। और नए हो वीडियो पे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यार, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख करके भाग जाते हो। सब्सक्राइब करके रखोगे तब ना न्यू वीवीआई टॉपिक लेके आऊँगा। अपने दोस्तों को भी, नए दोस्त जो 10th क्लास में पढ़ना चाहते हैं उसको भी इस चैनल के बारे में बता देना। बिहार में छात्र आंदोलन
के प्रमुख कारण क्या थे? 1971 ईस्वी में के बाद के वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों की अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत को आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। 1972 से 73 ईस्वी में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में काफी कमी आई। ना पता हाँ बना रखा है। कहाँ पर थे? परिणाम स्वरूप पूरे देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 ईस्वी में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी तथा कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। समझे? इतना लिख दीजिएगा ना तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। एक वो सब्सक्राइब से आप तक मेरा क्या ही हो जाएगा, आपका ही क्या हो जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। न्यू वीडियो डलाएगा तो आपको ही पता चलेगा कि कौन वीडियो आया। समझे? सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? क्या अंतर है आप लोग कमेंट में बताइएगा अपने तरफ से। मेरे अपने तरफ से देखिए जो टॉपर्स का नोट है, देखिए बिहार टॉपर का ये नोट है। वहाँ जो लिखा जाता है ना, देखिए BSV का छापे ना, बिहार बोर्ड है ना, यहाँ पे देख लीजिए। सांप्रदायिकता, जब हम यह कह सकते हैं कि संप्रदाय का निर्माण धर्म में ही करता है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। धर्मनिरपेक्षता, अनेक धर्म है। संविधान द्वारा किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। समझ गए? धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? अनेक धर्म है, संविधान द्वारा किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्नलिखित है। पंचायत क्षेत्रों में विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट बनाना, सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, सत्ता में साझेदारी की। आप क्या समझते हैं सत्ता में साझेदारी से? आप क्या समझते हैं बताइए कमेंट में। और इस चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा। सभी लड़कों को मौका मिलेगा इस वीडियो को देखने के लिए। सत्ता की साझेदारी एक नीति है जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता का एक अस्थायी भाग प्रदान किया जाता है। जातीय तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण विभाजित समाज में झगड़े सुलझाने का यह एक सामर्थ्यवान हथियार है। इसमें राजनीतिक आयोजन की व्यापक रूप से व्यवस्था होती है, जिसमें समाज के प्रमुख तत्वों को शासन में उचित स्थान व सम्मान दिया जाता है। यह सत्ता के संयुक्त प्रयोग पर विश्वास करता है, जहां सभी प्रमुख दलों को शासन में अस्थायी भाग दिया जाता है। समझ गए? गठबंधन की
गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? बताइए कमेंट में आप लोग क्या लिखेंगे, वहाँ परीक्षा में दिया जाएगा ऐसा प्रश्न। तो एक गठबंधन सरकार में हम कई समस्याओं को देखते हैं जो इस समय में सरकार द्वारा सामना की जा रही है। कुछ मुख्य समस्याएं इस प्रकार है जिससे कुछ सकारात्मक है और कुछ नकारात्मक है, जो निम्न अनुसार है। यदि सरकार किसी विधेयक को पारित करना चाहती है तो हमें विभिन्न पक्षों से अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त करने होंगे। सेकेंड, कभी कभी हम सभी के बीच शक्ति लेकर उनके बीच दरार देखते हैं। फिर थर्ड, कभी कभी कई बुरी पार्टियों के गठबंधन के कारण एक अच्छी पार्टी सरकार में नहीं आ सकती है। कभी कभी छोटे दल इस तरह से सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 5 नंबर, मंत्रियों को चुनना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पार्टी के विभिन्न नेताओं के बीच चयन के कारण अन्य नाराज हो सकते हैं। फिर 6 नंबर देखिए, हम अलग अलग पार्टियों से अलग अलग विचारधारा देखते हैं जो कभी कभी उनके बीच दरार बन जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत में जातिवाद पनपने के कारणों का वर्णन करें। भारत में जातिवाद पनपने का कारण क्या क्या हो सकता है, बताइए। विश्व के सभी समाज में सामाजिक असमताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी पेशा का आधार वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं चला जाता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाती है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है। यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार वंशानुगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, की स्वीकृति रीति रिवाज से हो जाती है। उनकी पहचान का एक अलग समुदाय के रूप में होती है और इस समुदाय के सभी व्यक्तियों का एक या मिलता जुलता पेशा होता है। उनकी बेटे बेटियों की शादी आपस के समुदाय में ही होता है तथा खान पान भी समान समुदाय में होता है। समझे? इतना आंसर लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, इतना लिखिएगा तो। आप कमेंट में बताइए कितना याद हुआ आप सबको। जो पढ़ाया वो याद हुआ। नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का, अभी पूरा सब्जेक्टिव करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव पर आएगा। पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान आदि, ये सब अपने लाभ के लिए करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे रूस, चीन, हंगरी आदि सब। समझे कि नहीं? चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि इस पर लेटेस्ट अपडेट मिलता है परीक्षा से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एटीएम क्या है पता है? एटीएम क्या है? कौन एटीएम? बैंक अकाउंट में मिलता है, बैंक अकाउंट खुलाते हैं ना, एक एटीएम मिलता है ना,
वो एटीएम में क्या लगा होता है? पिन लगा होता है 4 अंक का, समझे ना? तो वही एटीएम का अर्थ बता रहे हैं अपनी। तो एटीएम का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन है। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। माने कि यह एटीएम मशीन है जो 24 घंटे सेवा प्रदान करती है। क्या चीज़ का? पैसा निकालने और जमा करने का। भारत में सभी व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीआई बैंक द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है, कहते हैं ना, एक गुप्त पिन नंबर होता है। पिन नंबर, एटीएम में पिन नंबर लगाता है 4 अंक का, 4 अंक का लगाता है ना, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषता लिखे। आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग एवं तकनीकी का अधिक उपयोग करना, आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक संसाधन का उपयोग करना। वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्थान मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्य का संपादन करती है। वित्तीय संस्थान के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंध किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। समझ गए? मुद्रा के कौन से लाभ होते हैं? मुद्रा के निम्नलिखित लाभ है। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को लाभ हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। मुद्रा से उत्पादक को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को क्या लाभ होता है? तो मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पाद के साधनों की आवश्यकता मात्रा जुटाने, कच्चे माल को खरीदने तथा संचित रखने एवं समय समय पर पूंजी को उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। फिर थर्ड नंबर, मुद्रा और साख। मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया। आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निवारण मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। 5 नंबर, मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा ने पूंजी को तरलता प्रदान की है क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता। तो मुद्रा के आविष्कार में पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई। इसके चलते वाणिज्य व्यापार का विकास संभव हो सका है। मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा तरल संपत्ति है, इनके पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया। 8 नंबर, मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। 9 नंबर, मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। मुद्रा द्वारा सामाजिक कल्याण को मापा जाता है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मनी इज ए गुड सर्वेंट।
व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य की विवेचना करें। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जमा राशि को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। बैंक जमा राशि के सुधार पर कर्ज देकर लाभ कमाते हैं। दूसरा, ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उचित जमानत की मांग करते हैं। व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं। अभिव्यक्ति एवं अल्पकालीन ऋण, नगद साख, अधिक वर्ष विनिमय, बिलों का भुगतान, ऋण एवं अग्रिम। थर्ड है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी संपन्न करते हैं जिन्हें सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कहा जाता है, जैसे यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, लॉकर की सुविधा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा, व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण आदि। फिर देखिए चौथा, एजेंसी संबंधी कार्य। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करते हैं। इसके अंतर्गत चेक, बिल व ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, प्रतिभूति का क्रय विक्रय तथा ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्ताक्षर आदि क्रियाएं करते हैं। संभावित एवं संचित कोष संसाधन में क्या अंतर है, बताइए, स्पष्ट कीजिए। चलिए बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। संभावित संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन है जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है किंतु जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन के वैसे भाग है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ। उदाहरण के लिए नदी जल, जिससे भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। वर्तमान में इसका प्रयोग उन्नत है, अत्यंत ही सीमित है। आबादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार पाए जाते हैं? अनेक खनिज आबादी चट्टान के संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचय व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। आबादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। मुंबई हाई जल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दीजिए।
मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यह 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कौड़ खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है। बिहार में नहरों के विकास में संबंधित समस्याओं को लिखिए। बिहार में नहरों के विकास की निम्नलिखित समस्याएं हैं। राज्य सरकार की उदासीनता, नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव, बारहमासी नदियों का अभाव, कुछ नदियों द्वारा तीव्र मार्ग परिवर्तन, पश्चिमा केंद्र सरकार की उपेक्षा इत्यादि। तलछिन और ऊंचाई क्या है? तलछिन वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा दीवारों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल में मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तलछिन ब्रांच मार्क कहा जाता है। इसे फीट या मीटर की इकाई में प्रदर्शित किया जाता है। स्थानिक ऊंचाई तलछिन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई स्पॉट हाइट कहा जाता है। इस विधि में बिंदुओं के सहारे मानचित्र में स्थानों की ऊंचाई की संख्या लिख दी जाती है। 26 भारतीय अवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूचना में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? इनके 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिए हैं। यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इनके सेवा क्षेत्र के विकास में मदद की। इसने महिलाओं को रोजगार दिए हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का उदार है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि उत्पाद आधारित उद्योग है जो कपास पर निर्भर है, जिसमें उद्योगों की स्थापना के सामान्य कारक के अतिरिक्त जलवायु जैसी कारक भी स्थापन प्रमुख कारक है। स्थानापन्न प्रमुख कारक है क्योंकि आर्द्र जलवायु सूत की लंबाई एवं सुंदरता के नियामक है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक लंबा इतिहास रहा है। अविभाजित भारत में ढाका का मलमल विश्व में विख्यात था। 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए थे, पर यह सफल नहीं हो सकी। पुनः 1856 ईस्वी में मुंबई में कावसजी नानाभाई द्वारा एक सफल उद्योग की स्थापना हुई, जिसने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को आधार प्रदान किया। आज भारत का सबसे विशाल उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग जाना जाता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। वर्तमान में देश के औद्योगिक उत्पादन में इस उद्योग का 14% योगदान है, जबकि देश के कुल GDP का 4% सहयोग सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। विदेशी आय के कुल आय का 17% इसी उद्योग के कारण है। आज भारत में सूती वस्त्र की लगभग 1600 मिलें है। 80% मिलें निजी क्षेत्र में स्थापित है। प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख है। इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकरण हुआ है। यहाँ से संख्या राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश सहित नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एवं अफ्रीकी देशों को सूती वस्त्र निर्यात किया जाता है।
सड़क परिवहन रेल परिवहन से आप क्या परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सड़क के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। सड़क परिवहन असुविधाजनक तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है तथा 24 घंटे उपलब्ध होता है। इसकी देखभाल भी लागत कम आती है। इसके माध्यम से ही कृषि का विकास होता है। सड़क परिवहन में व्यक्ति सेवा प्रदान करने का विशेष गुण होता है। सड़क शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध और सब्जियों आदि को विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा प्रदान करती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तथा साथ ही किसानों का ज्ञान भी बढ़ाता है, जिन्हें उपयोगी तकनीक प्रदान की जाती है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर इसके प्रभाव को कम करने आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लीज सब्सक्राइब मी, डोंट फॉरगेट। बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। बाढ़ से होने वाली पश्चात निम्नलिखित हानि होती है। बाढ़ के पश्चात निम्नलिखित हानियाँ होती है। देखिए आंसर में ऐसे लिखिएगा। बाढ़ के कारण उपजाऊ मृदा पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है। बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाती है। सुनामी के प्रमुख लक्षण लिखिए। उत्तरदायी कारक भूकंपों, भूस्खलनों, ज्वालामुखी विस्फोटों, भ्रमणीय तत्वों जैसे हल्का पिंडों के प्रभाव के कारण सुनामी पैदा हो सकती है। लहरों की अधिक लंबाई तथा तेज गति। एक सुनामी की लहरों की लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक तथा गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है। फिर थर्ड में लिखिएगा लहरों का सिलसिला। सुनामी में लहरों का सिलसिला होता है। अधिकतर पहली लहर सबसे बड़ी नहीं होती। पतली लहर आने के बाद परिवर्तित सुनामी लहरों से खतरा कई घंटों तक बना रहता है। अत्यधिक शक्ति। कुछ सुनामी लहरों की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये सुनामी लहरें कई टन भारी चट्टानों, नावें और तथा अन्य मलबा अनेक मीटर पानी के अंदर ले जाती है। घर तथा अन्य इमारतें नष्ट हो जाती है। सभी तैरते हुए पदार्थ तथा पानी बहुत शक्ति के साथ बहता है तथा लोगों को जख्मी या मौत के घाट उतार सकता है। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। बाढ़ आने से पूर्व सरकार के द्वारा दी जाने वाली